कैसे हो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ को जिसका नाम है बचपन। और इस पाठ की लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती ने अपने बचपन में जो जो यादें, उनके जीवन में जो यादें थी उसको यहाँ पर लिखा है। उनका बचपन कैसे बीता, बचपन में वो क्या खाती थी, बचपन में क्या पहनती थी, घर में कौन कौन था और किस प्रकार से वो जब छोटी थी। बचपन का मतलब ये होता है जब आपकी खेलने कूदने की उम्र हो, बिल्कुल ही आप छोटे हो, तो उसको बचपन कहते हैं। तो उन्होंने अपने बचपन की जो बीते दिनों की यादें हैं उन यादों को इस संस्मरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम चलते हैं, पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया है। अब आप कहेंगे कि बचपन क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने दो फोटो है जिसमें कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, है ना। तो ये खेलते समय यह इनका खेलने की जो इनकी उम्र है ये इनका बचपन है। तो इस समय को, अपने बचपन को कृष्णा सोबती ने इस पाठ में लिखा है। तो हम पढ़ेंगे, पूरा पाठ पढ़ेंगे तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा। अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कृष्णा सोबती ने इस संस्मरण पाठ में क्या क्या वर्णन किया है। एक तो शिमला में अपने बीते बचपन को याद किया है, और शिमला के अलावा दिल्ली की भी इन्होंने बातें की है, क्योंकि वो शिमला और दिल्ली दोनों जगह इनका बचपन बीता था। तो दोनों की बातें करेंगे इसमें, और इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम इस पाठ को पूरा पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। इसमें कृष्णा सोबती कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की यादें बताना चाहती हूँ, बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि जैसे तुम्हारी दादी हो या जैसे तुम्हारी नानी हो, बड़ी बुआ भी या फिर बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं, और परिवार में इनको सब जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना का मतलब है समझदार या परिपक्व, क्योंकि जब बड़े व्यक्ति होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनको अनुभव होता है, तो अनुभव होता है तो वे सयाने होते हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पोशाकें मतलब ड्रेस, पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो इसमें, इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में, ये कृष्णा सोबती जो लेखिका है ना इस पाठ की, वो ये बताना चाहती है कि उसकी उम्र तुम्हारी दादी के बराबर है, मतलब हमारी दादी के बराबर उम्र है, और ये बहुत ही बुजुर्ग है। लेकिन ये बताना चाहती है कि पहले मुझे, जब मैं बचपन में छोटी थी, तब मुझे कलरफुल कपड़े पसंद थे, रंग बिरंगे चटकीले कपड़े पसंद थे। लेकिन अब जो है इसको कैसे कपड़े पसंद है, इनको बिल्कुल सफ़ेद रंग के या फिर हल्के रंग के कलर, हल्के कलर वाले। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद है, और ये कहती है कि इनको बचपन के कुछ फ़्रॉक तो अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, ये सब इसमें उन्होंने फ़्रॉक की स्टाइल बताई है। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ़्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। चुन्नटों का मतलब है सलवटें। तो ये बताती हैं कि एक हल्के गुलाबी रंग का, बारीक का मतलब होता है महीन, पतला, पतली पतली सुन्नटों वाला एक घेरदार इनका फ्रॉक था, और नीले गुलाबी रंग की उस पर फ्रिल चढ़ी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और
बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तब ये बताती है कि जब इनके समय में क्या था कि जो फ्रॉक पहनते थे उसके ऊपर की जेब में तो रुमाल रखते थे और उसके नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगा करके रखते थे, और बालों में वो क्या रखते थे, इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। और फ्रॉक के जब ये फ्रॉक पहनते थे और ऊपर की जेब में तो डालते रुमाल, ऊपर के पॉकेट में डालते रुमाल, और बालों में वो क्या करते कि कलरफुल जो है रिबन, उसका ट्रेंड था वहाँ पर, उसका चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ में सफ़ेद कोटी। तो ये इस पूरे पैसेज में कृष्णा सोबती जी है वो यह बता रही हैं कि उनके बचपन में जब वह छोटी थी, उसको बचपन कहते हैं, उनके बचपन में कैसी कैसी ड्रेसें चल रही थी, कैसा कैसा ट्रेंड चल रहा था। आगे देखो, फिर वह कहती है मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। इसके लिए बिल्कुल मना कर रखा था कि आप अपने मोजे जो है वो स्वयं धोएंगे, खुद धोएंगे, वो नौकरों को या नौकरानियों को आप नहीं दे सकते हो। मतलब बाकी कपड़े तो नौकर और नौकरानियाँ धोते थे उनके, लेकिन जो सॉक्स पहन रखे हैं, मोजे पहन रखे हैं, जुराब पहन रखे हैं, वो क्या है, सभी को अपने आप खुद धोना होता था। फिर वो आगे बताती है कि हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते और रविवार के दिन सुबह सुबह ये इसी में समय लगाते। घर के बच्चे धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब मोजे धो लेते, सॉक्स धो लेते, तो उसके बाद में क्या करते, अपने अपने जूते जो है वो पॉलिश करके चमकाने लग जाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, और पहले पॉलिश कर देते, पॉलिश करने के बाद में किसी कपड़े से जूते को रगड़ते ना जूते के ऊपर, तो उससे क्या है, उसमें शाइनिंग आ जाती, चमक आ जाती। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। ये बता रही हैं कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, हालांकि अब तो नए नए तरीके के, नई नई वैरायटी के किस्म के, मतलब वैरायटी के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। आरामदेह का मतलब है कंफर्टेबल, है ना। तो ये कहना आराम है, मतलब ये कहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले के समय में जूते भी लिमिटेड टाइप के होते थे, ठीक है, और अब तो तरीके के अनेक तरीके के जूते आ गए हैं। देखो आगे, हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। जब इनको नए जूते, ये बता रही है लेखिका कि जब ये छोटी थी और इसको घर वाले नए जूते दिलाते इनको, तो उनके पैरों में छाले हो जाते थे। छाले का अर्थ आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, पैर में चोट का निशान हो जाता था। तो उसका जो इलाज है छालों का, वो भी जूतों के साथ में ही ये उनके घर वाले शुरू कर देते थे। कैसे, आइए देखते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई रखते। जब कहीं लंबी जगह, ज़्यादा लंबी दूरी तक इनको जाना होता तो ये अपने साथ में रुई रखती, कॉटन रुई, है ना। और जूता लगा हो तो रुई मोजे के अंदर, अगर जूते से चोट लग गई हो तो फिर कॉटन, जो जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे कॉटन लगा देते जूते के और पैर दोनों के बीच में। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। और फिर कृष्णा सोबती बता रही है लेखिका कि बच्चों, तुम्हारे बचपन में और हमारे बचपन में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कितना फ़र्क है, जितना आपकी दादी का और आपके बचपन में फ़र्क है। अब आगे बताती है कि हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या फिर
कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लग जाती। मतलब शनिवार के समय इनको, शनिवार के दिन इन बच्चों को ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पिलाते थे, पीना पड़ता था। और ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क था, मुश्किल काम था। तो शनिवार को सुबह से ही उनको ऐसा लगने लग जाता था कि अब तो हमें ऑयल पीना पड़ेगा, और इसकी वजह से उनकी नाक में जो है उसकी स्मेल पहले से ही आने लग जाती थी, जो कि लेखिका को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। खुराक का मतलब है डोज, दवाई का डोज होता है ना, और मितली का मतलब है उल्टी जैसी स्थिति होना। जब हमें मन घबराता है या फिर कुछ खाना नहीं पचता है तो हम उल्टी करते हैं, तो उसका मन होता है, उसको कहते हैं मितली। तो ये बताते हैं कि जब भी उनको ऐसा लगता कि आज हमें ऑयल पीना पड़ेगा, तो उस समय उनके नाक में तो उसकी स्मेल आने लग जाती, और साथ ही साथ जिस गिलास में खुराक के निशान पड़े थे, उस गिलासों को देख करके ही क्या लगता था कि उल्टी आने लग जाती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। अब ये बताती है कि अगर उस समय हम वो दवाई अगर नहीं पीते तो भी हमारा इतना कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब यह है कि सेहत ठीक का मतलब है उनकी हेल्थ जो है वो अच्छे रखने के लिए घर वाले उनको क्या करते थे, वो एक उनका देसी है ना, वो पिलाते थे ऑयल, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल। ऑलिव का मतलब है जैतून का तेल, और कैस्टर ऑयल का मतलब है अरंडी का तेल। तो ये उनकी सेहत ठीक होने के लिए, उनकी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए वो पिलाते थे। लेकिन ये बताती है कि अगर हम नहीं पीते तो भी हमारे हेल्थ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। अब ये कह रही है कि बच्चों, मैं तुम्हें बताऊंगी कि आपका बचपन जो बीत रहा है और मेरा बचपन जो बीत गया है, उन दोनों समय में कितना अंतर है। इतना अंतर है कि एक दूसरे जैसे इंटरेस्ट है अपने अपने, आपकी किसी और चीज़ में रुचि है और किसी की अलग चीज़ में रुचि है। तो आपकी दादी की अलग चीज़ में रुचि थी जब वो छोटी थी, आपके पिताजी की अलग चीज़ में रुचि थी, और आपकी जो है वो और अलग चीज़ में रुचि है, इंटरेस्ट है। तो सबकी बदलती जा रही है, समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है। अब आगे बता रही हैं कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन होता है एक, पहले जब ये रेडियो टेलीविज़न नहीं होते थे तो गाने सुनने के लिए एक ग्रामोफोन होता था। रेडियो और टेलीविज़न उस समय नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। अब ये अपने बचपन के समय की सबसे पहले तो ये बताती है कि इनके बचपन में जो मनोरंजन के साधन थे, एंटरटेनमेंट के जो उनके साधन थे, वो है ग्रामोफोन। रेडियो और टीवी तो था ही नहीं। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों की बात कर रही हैं अब, कि हमारे बचपन की कुल्फ़ी है वो आइसक्रीम हो गई है। बचपन में जब ये जो आइसक्रीम खाते थे तब उसको कुल्फ़ी कहते थे, और उसको अब कहने लग गए हैं लोग आइसक्रीम। तो समय कितना बदला है, समय में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है ना। तो उसी के साथ साथ में व्यक्ति भी बदला है और अलग अलग चीज़ें भी बदली है। कचौड़ी समोसा, पहले कचौड़ी समोसा खाते थे और आजकल के बच्चे खाते हैं पैटीज। तो आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, पैटीज चल रहा है, पिज्ज़ा चल रहा है, बर्गर चल रहा है। लेकिन पहले क्या था, कचौड़ी था, कचौड़ी थी, समोसा था, ठीक है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत से पहले ये पीने के लिए ये होते थे, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते थे वो थे शहतूत, फालसा, खसखस, इनका शरबत बनता था जो कि शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता था।
लेकिन वर्तमान में वो सब बदल करके क्या हो गया, कोका कोला और पेप्सी में बदल गया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो ये मिलती थी। तो अब तो क्या मिलती है, कोक मिलती है, कोका कोला, और पहले के समय में लेमनेड, विमटो ये इस तरीके के पीने के लिए उनको ड्रिंक्स मिलते थे। आगे हम देखेंगे, ये बताती हैं लेखिका कि शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डोविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। अब ये बता रही हैं कि जो बड़े शहरों में जो जो बच्चे रहते थे उनको ये वेंगर्स, डेविको रेस्टोरेंट, इनकी जो चॉकलेट और पेस्ट्री थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, बड़ी रुचिकर लगती थी और बड़ी इनको स्वादिष्ट लगती थी, मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब लेखिका बचपन में शिमला में रहती थी, तो ये बता रही है कि इनकी और इनके भाई बहनों की ड्यूटी किस में लगी, कौन सा काम सौंपा इनको। काम सौंपा शिमला मॉल नामक एक वहाँ पे मॉल है, शिमला मॉल, वहाँ से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो आपको भी अपने घर वाले कोई न कोई ड्यूटी लगाते हैं, उसी प्रकार से इनकी ड्यूटी इसमें लगी थी। फिर आगे बताते हैं कि हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, शॉपिंग मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और फिर गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर, चढ़ाई का मतलब है थोड़ा सा ऊपर पहाड़ों की तरह होती है ना चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। एक हल्की सी थोड़ी सी चढ़ाई आती और ये सीधे पहुंच गए कहाँ पर, गिरजा मैदान। और वहाँ से एक उतराई उतरते, मतलब वहाँ से नीचे उतरते और सीधा मॉल पर पहुँच जाते। वहाँ पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। वहाँ पर जो कन्फेक्शनरी काउंटर है वहाँ पर तरह तरह की पेस्ट्री मिलती और चॉकलेट की भी खुशबू बहुत ही मन को भाने वाली लगती। आगे बताते हैं फिर कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। देखो ये कितनी बड़ी बात है, आजकल के बच्चों को तो चॉकलेट जब भी मांगते हैं तब मिल जाती है, लेकिन ये बता रही है कि हमारे समय में हफ्ते में 7 दिनों में, सप्ताह में, वीक में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। तो जब ये लेखिका बता रही हैं कि इनके पास में चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, भंडार रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। अब ये बता रही हैं कि मैं जब दुकान पर चॉकलेट ख़रीदने के लिए जाती थी तो वहाँ पर जाकर के और मैं वहीं से चॉकलेट ख़रीद के वहाँ नहीं खा लेती थी, या फिर वहाँ से आते समय रास्ते में नहीं खाती थी, या फिर घर आते ही नहीं खाती थी। मैं उसको ले जा करके और अपने घर में साइड बोर्ड पर रख देती, और जब मैं रात को सोने जाती तो बिस्तर खाने के बाद में जब सोने के लिए वहाँ जाती तो बिस्तर में लेट करके और मज़े से आराम से तसल्ली के साथ में चॉकलेट खाती। फिर बता रहे हैं आगे कि शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। ये फ्रूट होते हैं, ठीक है, काफ़ल कहाँ के, पहाड़ी क्षेत्रों की। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कस्मल, सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार करके मुंह में। तो ये जो सब फलों के नाम बता रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स के नाम भी बताया इन्होंने, तो ये सब क्या है, ये पहाड़ी फल है। तो शिमला में ऐसे फल तो होंगे, क्योंकि शिमला कहाँ है, रेगिस्तान में है? नहीं, शिमला तो है पहाड़ों में। तो वहाँ के फल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनको अच्छे लगते थे, और ये बता रही हैं कि सोचकर भी मुंह में पानी आ जाए। ठीक है, आगे फिर और बताती हैं, देखो कि चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटी हुई, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को
आता था। देखो अब लेखिका कह रही है कि इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में चना जोर गरम, जो चने होते हैं उनको थोड़ा सा दबा करके और उन पर मसाला छिड़क के बढ़िया एकदम से चटपटा बना देते हैं, तो उसको चना जोर गरम कहते हैं। और अनारदाने का चूर्ण, तो चना जोर गरम जिस पुड़िया में डालते थे वो एक कॉर्न की तरह होती थी, अब भी होती है। तो उस कॉर्न में जब पुराने कागज़ों से वो कॉर्न की पुड़िया बनाती है तो उसमें सिर्फ क्या है, केवल, निरा का मतलब है केवल हाथ का कमाल है। मतलब हाथ से किस तरीके से वो चने डालने के लिए, चाट डालने के लिए वो एक कॉर्न बना देते हैं। नीचे से तो उसको तिरछी लपेटते हैं और ऊपर से इतनी चौड़ी करते हैं कि चने आसानी से जो है वो हथेली तक पहुंच जाए। एक वक्त था, एक समय था, मतलब एक समय की बात है जब इस फिल्म का गाना चलता था, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। तो उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, मतलब वह गाना उस समय पॉपुलर गाना था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते का मतलब है उस पर छिड़कवाते। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि हमें तो इस चना चाट मसाला पर क्या है, तेज़ चाहिए मसाला। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती रहती, तो उसमें काफ़ी चना उनको मिलता था। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी। उसमें एक रफ्तार का मतलब है गति थी कि जब वो चना खाते थे, लेखिका बता रही है कि जब वो छोटी थी तो चना खाती थी और चना काफ़ी मिलता था उसको, तो वो चना इतना मिलता था कि वो गिरजा बाज़ार तक पहुंच जाती थी, मतलब वो गिरजा मैदान पूरा क्रॉस कर लेती थी तो भी चना ख़त्म नहीं होता था। और जब चना खाती, एक एक चने को मुंह में डालती तो उसके पैर अपने आप उठते, मतलब उससे बहुत ही आनंद आता। जैसे आपको भी कई चीज़ें खाने में आता होगा तो उसी प्रकार से उसका फेवरेट होगा। अब आगे देखेंगे कि छुटपन का मतलब है बचपन में, छोटेपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। क्या किया, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। शिमला के बच्चे को घोड़े की सवारी का मौका कभी न कभी मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते थे। तब ये बता रही हैं कि हम पता नहीं क्यों घोड़ों को थोड़ा कम आंकते थे, उसको हल्के में लेते थे, कमज़ोर समझते थे, उन पर हंसते थे। और ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो वो बता रही हैं कि हम इन घोड़ों को कुछ थोड़ा कमज़ोर समझते थे, इन पर हंसती थी, लेकिन ननिहाल के घोड़े हैं ना, वो बहुत ही खूब और हष्ट पुष्ट, बहुत ही मजबूत थे और सुंदर भी थे। तो उनकी बात है वो हम कभी और करेंगे, अभी इसको नहीं करेंगे। आगे लेखिका कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटी बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो इस प्रकार से लगता कि शाम का समय था वो बहुत ही ज़्यादा आनंददायक दिखाई पड़ता था। अब आगे और बताते हैं कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, है ना। तो इसके बारे, तो इसमें बता रही है कि आकाश के अभी सूर्यास्त का वर्णन हो रहा है यहाँ, कि गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है, दूर दूर हजारों पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुख दिखाई दे रहे हैं, गहराने लगते हैं, मतलब वहाँ अंधेरा होने लगता है। मुखड़े का मतलब है मुख, फेस। और देखते देखते बत्तियाँ भी टिमटिमाने लगती, लाइट्स भी जो है वो टिमटिमाने लगी। और रिज पर की रौनक, मतलब वहाँ की चहल पहल और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। कोलाहल का मतलब है शोरगुल, नॉइज। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी।
जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अभी आगे बता रही हैं कि स्कैंडल पॉइंट जहाँ पे हम लोग गए थे, मतलब ये दुकानों की अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, उसके ठीक सामने उन दिनों एक दुकान होती थी जिसके शोरूम में, उस दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन जो चलती है, बहुत ही प्रसिद्ध है शिमला कालका ट्रेन, तो उसका एक मॉडल बना हुआ था। और इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंग है। तो एक प्रकार का ये बता रही है कि शिमला कालका एक्सप्रेस जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका एक मॉडल बना हुआ था, और वो कहाँ था? स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने वाली दुकान में। अब बता रहे हैं कि पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। उस समय बता रही हैं लेखिका कि उस समय सुपरफास्ट जो गाड़ी थी, एकदम से तेज़ दौड़ने वाली गाड़ी थी, वो थी शिमला कालका एक्सप्रेस। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाते। दिल्ली में जब इनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। और जब कभी कभार उनको हवाई जहाज़, एरोप्लेन अगर दिखाई दे जाता तो सब बच्चे भाग करके बाहर जाते और देखते, तो ऐसा लगता कि एक बहुत ही भारी शरीर वाला पक्षी जो है वो अपने पंख फैला करके उड़ रहा है। यह देखो, और वह गायब। इतनी स्पीड तेज़ होती थी, उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। अब यह लेखिका कृष्णा सोबती यह बताती है कि उस मॉडल वाली जो दुकान थी, उसके साथ वाली दुकान, मतलब उसके पास वाली दुकान में, मतलब पास में जो दुकान थी वो चश्मे की दुकान थी, और इसको वो कभी नहीं भूलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेखिका का पहला चश्मा बना है, और चश्मा बनाने वाले डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज़ थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अटपटा का मतलब है बड़ा अजीब लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक मतलब चश्मा, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब जब लेखिका ने बचपन में अपने जब छोटी उम्र की थी तब इन्होंने चश्मा लगाया, और चश्मा लगाया तो लोग कहने लगे, अरे लड़की, तुम्हारी आंखों में कोई तकलीफ़ है क्या? इस छोटी उम्र में तुमने चश्मा लगा दिया है, दूध पिया करो। और जब डॉक्टर साहिब कहते, मतलब जो डॉक्टर ऐसे कहते थे कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, तो लेखिका भी उन लोगों से ये कहती कि नहीं, कुछ दिन पहनूंगी तो अपने आप ये सब ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था, आश्वासन का मतलब है भरोसा दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब ये बता रही है कि चश्मा लगाने की जिम्मेवार कौन है? लेखिका खुद है। क्यों? जब आप दिन की रोशनी को छोड़ करके और रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, बोला देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका बता रही है कि जो मैंने चश्मा लगाया है, ये चश्मा लगाने का कारण जो है वो मैं खुद हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दिन के उजाले में, दिन की रोशनी में तो कोई काम नहीं करती थी या पढ़ाई नहीं करती थी, और रात को टेबल का लैंप जला करके उसके सामने अगर काम करूँगी तो फिर चश्मा नहीं लगेगा तो क्या होगा, आंखें कमज़ोर हो जाएगी। तो चश्मा जब पहली बार लगाया तो उसके चचेरे भाई, मतलब चाचा के लड़के ने उसको छेड़ा, परेशान करते हुए बोला कि देखो देखो कैसी लग रही है। फिर आगे देखेंगे तो एक मिनट थोड़ा सा, तो आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की।
तो इस तरीके से जो उनके चाचा का लड़का था वो लेखिका को छेड़ता था। कैसे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस प्रकार से वो चाचा का लड़का जो लेखिका को छेड़ता था। मैं खीजी मतलब परेशान हुई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, मतलब मेरे पर ये रिपीट क्यों किया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा, लेकिन ये जो उसने लड़के ने कविता के शब्द जोड़े वो ज़्यादा बुरे नहीं लगे। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, हा हा हा। मैं अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, क्योंकि बचपन में जब कोई मजाक करता है तो इतना बुरा नहीं माना लेखिका ने। और उन्होंने खुद पर ट्राई किया कि मैं कैप लगा के देखती हूँ कि मैं लंगूर जैसी लग रही हूँ क्या वास्तव में, या वो मजाक कर रहे थे। फिर वो हंसने लग गई और अजीब सा और मजाकिया मतलब थोड़ा विचित्र सा उसको लगा, लेकिन उसको ठीक लगा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उनके बचपन का उन्होंने वर्णन किया है। और आपका भी अपना बचपन होगा, हमारा सबका बचपन है, तो सभी बातें आपको भी याद आ रही होगी। तो आगे देखते हैं। तो उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा उठा करके सिर पर रखा, लेकिन कुछ क्या लगा, अजीब सा और थोड़ा मजाकिया भी लगा। तो तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ में घुल मिल गया है चश्मा। तो ये बता रही हैं कि जब की बात अलग थी, अब तो मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब तो चेहरे के साथ में चश्मा घुल मिल गया है, मतलब ज़्यादा समय तक चश्मा लगाया है तो ऐसा लगता है कि चश्मा ही शरीर का एक पार्ट है, अंग है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, मतलब अटपटा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब ये हिमाचल में वहाँ पे टोपियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये बता रहे हैं कि मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। दुपट्टों का ओढ़ना अलग बात है, और सरल सहज मतलब आसानी के साथ में, सुबीते आसानी से पहने जाने वाली जो चीज़ें हैं ना, अपने आसानी से जिनको उपयोग में लिया जा सके, तो वो हिमाचली टोपी है, वो हिमाचली टोपियाँ उनकी बात ही अलग है। तो इस प्रकार से वो उन्होंने हिमाचल का वर्णन किया है और उन्होंने ये बताया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गृह कार्य। तो ये 4 प्रश्न है, ये आपको करने हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। दूसरा है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इसमें लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्या कह करके चिढ़ाते थे। और लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। इनमें से प्रमुख फलों के नाम भी बताओ। तो इस प्रकार से ये हो गया वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें।